पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियां हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं। बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियाँ लेकर जाते और बाजार में बेचते थे। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियाँ खत्म होती जा रही थीं। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरिन और उसका पति। एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई? वो लोग हर रोज हजारों मछलियाँ हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी। सबकी सब वो ले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे, तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था। विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो, इतनी विशाल मछली, लगता है ये व्हेल मछली है। ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे। जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूं तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है। शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे। तो चले? हाँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है।
जादुई चिकन मशीन। राम और कमल दो सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए, वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं, तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है, तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियां भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। चंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हम क्या करेंगे? बेटा अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है
एक दिन वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे। अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे और मन ही मन कामना करता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। अंडे वाला राजन। जगतपुर नाम के गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। उसका अंडों का व्यापार था। वह अपने गांव में कम दाम पर अंडे खरीदकर शहर में दोगुने दाम पर बेचता था। एक दिन उसका साला मनोहर उसके पास आया। जीजा जी, मुझे काम की आवश्यकता है, क्या आप मुझे अपने यहाँ काम देंगे? काम तो तुम कुछ करते नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई काम करते नहीं देखा, बस हमेशा ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, क्या काम कर पाओगे तुम? हाँ जीजा जी, मैं काम करूँगा, आप विश्वास तो करो। राजन ने मनोहर को अपने पास काम पर रख लिया। मनोहर देखो, ये अंडे पास वाली दुकान पर दे आओ। हाँ जीजा जी। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। मनोहर, आज तुम दुकान संभालो, मुझे बाहर अंडे सप्लाई देने जाना है। हाँ जीजा जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ का सब काम संभाल लूंगा। जीजा जी, आप मुझे अंडे सप्लाई करने बाहर क्यों नहीं भेजते? मैं भी तो गाड़ी चला लेता हूँ। नहीं मनोहर, तुम अभी बहुत छोटे हो, समय आने पर मैं तुम्हें खुद भेजूंगा। और इस तरह काफी समय निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मनोहर ने राजन से कहा, जीजा जी, आज आप मुझे अंडे सप्लाई करने भेजिए, मैं सारा काम सीख के आया हूँ, मैं सारा काम अच्छे से करके आऊंगा। ठीक है राजन, आज तुम चले जाओ, पर गाड़ी ध्यान से चलाना। मनोहर खुशी खुशी टेम्पो लेकर चला जाता है, पर अपनी मस्ती में थोड़ी दूर जाने पर एक खंभे से टकरा जाता है, जिससे टेम्पो पलट गया और सारे अंडे टूट गए। जब राजन को पता चला तो वहां पहुंचा। ये क्या किया मनोहर तुमने? जीजा जी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने ही ख्यालों में गुम होकर टेम्पो चला रहा था, इसी वजह से सब गड़बड़ हुई, मुझे माफ कर दो जीजा जी। ठीक है मनोहर, तुमने अपनी गलती मान ली, पर अब तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए कि कोई भी काम करो तो समझदारी से और संभल कर करो। हाँ जीजा जी। सीख, अपनी गलती मान लेने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।
बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चों के साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना दी और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना, हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए